Good morning, dear students. Today we are going to start topic from chapter 2, Fayol's Principles of Management. So first of all, we must know who is Fayol. Who was Henry Fayol? He was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. हेनरी फ्योल का बर्थ फ्रांस में 1841 में हुआ था एंड 1860 में इन्होंने एक डिग्री ली थी माइनिंग इंजीनियरिंग की एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। 1888 तक आते आते ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस टाइम कंपनी की जो सिचुएशन थी वो इंसॉल्वेंसी की थी, यानी कंपनी दिवालिया होने वाली थी, कंपनी के पास कुछ भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड अप्लाइड हिज मैनेजीरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने कुछ टेक्निक्स यूज़ की थी ताकि कंपनी इस सिचुएशन से बाहर आ जाए एंड ही सक्सीडेड, और वो सक्सेसफुल भी हुए। सो व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स, जब वो रिटायर हुए तो कंपनी जो थी इट वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ये चैलेंज तो एक्सेप्ट किया लेकिन उसको पूरा भी किया। 30 ईयर्स के बाद वो कंपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ नंबर 1 कंपनी थी। सो व्हाट वर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्योल? Henry Fayol became famous as father of management studies and thoughts. This is a 1-mark question also. Who is called the father of management? So we can write answer as Henry Fayol was is called the father of management because of the following contributions. इनके contributions क्या थे? He made clear distinction between technical and managerial skill. एक तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन दिया, क्लियर डिफरेंस बताया कि टेक्निकल स्किल क्या होता है और मैनेजीरियल स्किल क्या होता है, यानी टेक्निकल वर्क को अलग माना इन्होंने, मैनेजीरियल वर्क को अलग माना। ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, एक प्रोसेस तैयार किया मैनेजमेंट का जो बाद में मेजर फंक्शंस कहलाए, जो हम इस बुक में चैप्टर वाइज रीड करेंगे। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है दैट देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए मैनेजमेंट के, जो कि एक गाइडलाइन का काम करते हैं हर मैनेजर के लिए। जब भी कोई मैनेजर अपनी कोई मैनेजीरियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो यही प्रिंसिपल्स उसको गाइड करते हैं। नाउ लेट अस गो थ्रू दीज प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? सी, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीज़न ऑफ वर्क। नाम से ही समझ में आता है बेटा, डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब काम को डिवाइड करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स और यूनिट्स एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फेयोल का कहना ये है कि जो सारा काम है, कंप्लीट वर्क है, उसको छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और बजाय किसी आदमी को, किसी एक पर्सन को सारा काम देने के, वो काम डिवाइड होके ऐसे पर्सन्स को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। कहने का मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, कोई सिंगल पर्सन सारे काम नहीं करता। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें पूरा काम एक पर्सन को नहीं देना है, हम उस काम को डिवाइड कर देंगे। और किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? हर एक पर्सन को हम अलग अलग काम देंगे। कैसे देंगे? अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, जिस काम के लिए वो कैपेबल हो, जिस काम से उसकी क्वालिफिकेशन मैच होती हो और जिस काम का उसे एक्सपीरियंस हो। सो व्हेन अ पर्सन इज़ परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ऐसा करने से क्या होगा? जब एक आदमी एक ही काम को बार बार करेगा, ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट। वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा उस काम को करने में, एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इम्प्रूव, और उसका एफिशिएंसी लेवल भी
इम्प्रूव हो जाएगा। Fayol said, not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segments for specialization. Fayol का कहना ये है कि केवल फैक्ट्री वर्क की बात नहीं है, लेबर की बात नहीं चल रही, सिर्फ कोई भी टेक्निकल वर्क हो, कोई भी मैनेजर से रिलेटेड वर्क हो, किसी भी टाइप का स्किल हो, हर काम को डिवाइड किया जा सकता है छोटी छोटी सेगमेंट्स में स्पेशलाइजेशन लाने के लिए। Here the example of bank is given. In bank, one person is receiving cash, one is giving cash, one is making entry in the passbook, one is giving loan, one is doing FD. So work is divided. हर आदमी बैंक में अलग अलग काम कर रहा है, तो काम डिवाइड है और बैंक एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। तो आप किसी भी चीज़ में देखिए, आप स्कूल में जाते हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एवरी टीचर इज़ टीचिंग यू हिज और हर सब्जेक्ट जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है ना। अगर एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो वो मास्टर नहीं हो सकते, वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो सकते किसी एक सब्जेक्ट में। काम को डिवाइड करने का पर्पज़ ही यही है दैट वर्क शुड बी डन एफिशिएंटली एंड स्पेशलाइज्ड तरीके से वो काम हो जाए। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? व्हाट आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर हम काम को डिवाइड करके चलते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फर्स्ट इज़ स्पेशलाइजेशन। जब भी काम को डिवाइड करते हैं हम क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम एक ही काम को बार बार करते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज़, मैं बार बार इसी बुक को पढ़ाती हूँ, बार बार यही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, देन आई गॉट अ स्पेशलाइजेशन इन दिस सब्जेक्ट and it improves efficiency when employee is performing only one part of job। जब एक आदमी बार बार एक ही काम को करता है then he becomes expert in that and results in less wastage of resources। जब आदमी ट्रेंड हो जाएगा किसी काम में तो वो वेस्टेज भी नहीं करेगा। बट वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो उसकी वजह से होने वाले नुकसान क्या हैं? ये बेटा यहाँ ध्यान देना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्रिंसिपल की ड्रॉबैक है ये इस प्रिंसिपल को ना मानने पर क्या होगा, दैट इज़ लैक ऑफ एफिशिएंसी। अगर हम नहीं काम को डिवाइड करेंगे, एक ही आदमी अगर सारे काम करेगा तो वो कभी एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, वो कभी एक्सपर्ट भी नहीं हो पाएगा। एंड चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन मतलब या तो काम एक बार भी नहीं होगा या एक ही काम कई बार होगा। जैसे आपने काम को डिवाइड नहीं किया, सपोज देयर आर 10 वर्कर्स, ठीक है, आपने कुछ नहीं बताया 10 को कि किसे क्या करना है, बस सारा काम बता दिया कि ये काम होना है। अब इनमें से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम को डबल कर दें और बाकी के ऐसे हो सकते हैं जो करें ही ना। दिस इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो अगर हम काम को डिवाइड नहीं करेंगे तो उस पर्सन को भी नहीं पता चलेगा कि हमें कब क्या करके देना है, तो उससे डुप्लीकेशन के चांसेस बढ़ते हैं। So this was the first principle. Let us go through second principle now. Second principle is authority and responsibility. पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। What is authority? Authority means power to take decision. Decision लेने की पावर को हम authority बोलते हैं। And responsibility means obligation to complete the job assigned on time. Responsibility का मतलब होता है जिम्मेदारी, एक बाउंडेशन कि हमें ये काम कंप्लीट करके टाइम से देना है। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब फेयोल ने क्या कहा है इस प्रिंसिपल में, दैट देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं और उसको ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देते, इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। वो तो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तो है नहीं और अथॉरिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है, देन इट विल ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। और अगर हम जिम्मेदारी ज़्यादा देते हैं और उससे अथॉरिटी को मैच नहीं करते, देन ही विल नॉट बी अलाउड टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। तब वो वर्कर टाइम से अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। अगर जिम्मेदारियां तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन डिसीज़न लेने की पावर उसके पास है नहीं, तो वर्कर काम नहीं कर पाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट शुड बिल्ड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ मैनेजरियल पावर। इसको सेफ रखना है कि ये जो मैनेजरियल पावर होती है इसका मिसयूज़ ना हो, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। एक मैनेजर जो है, ही शुड हैव द राइट टू पनिश द सबॉर्डिनेट
for willfully not obeying a legitimate order. एक मैनेजर को इतना राइट तो होना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट को पनिश कर सके कि उसने उसकी किसी लीगल ऑर्डर को ओबे नहीं किया, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू सबॉर्डिनेट. आप किसी को पनिश तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उसे चांस ना दिया हो. कहने का मतलब क्या है, अब आप अपनी पावर्स का मिस यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपके पास मैनेजरियल पावर है, आप अपने सबॉर्डिनेट को पनिश भी कर सकते हो, लेकिन उसको पहले चांस दिया जाना चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे 1 वीक में, बट उसको आपने अथॉरिटी दी नहीं कि वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता अपनी मर्जी से. अब रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं स्टोर रूम में. नाउ एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट. अब वो टारगेट कैसे पूरा करेगा? आपने उसे अथॉरिटी तो दी नहीं, रॉ मटेरियल वो परचेज कर नहीं सकता और स्टोर रूम में रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं. तो ऐसे में आप वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने टाइम से काम को पूरा नहीं किया, क्योंकि उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसको उससे रिलेटेड अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि वो काम को कर सके. तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी. अगर जिम्मेदारी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब, काम पूरा नहीं हो पाएगा. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मतलब अगर हम बैलेंस में चलें तो ना तो अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा और जिम्मेदारियां भी टाइम पे पूरी हो जाएंगी बिना किसी देर के. लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो काम डेफिनेटली डिले होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेस अथॉरिटी की वजह से. अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा, क्योंकि एक्सेस अथॉरिटी अगर दे दी तो उसका मिसयूज़ होगा, और अगर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई तो वो ओवरबर्डन फील करेगा. सो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल. लेट अस गो थ्रू थर्ड प्रिंसिपल नाउ. सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन. डिसिप्लिन का मतलब फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. डिसिप्लिन का मतलब ये होता है बेटा, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हों, कहीं पे भी हों, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना और उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन. इट ऑल्सो मीन्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स. अगर हमारे सुपीरियर्स अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो सबॉर्डिनेट्स भी डिसिप्लिन्ड होते हैं. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट. जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट है, ये तो आप समझते होंगे, सुपीरियर जिसके पास हायर अथॉरिटी है एंड सबॉर्डिनेट जो इसके अंडर काम करता है, जिसके पास इससे कम अथॉरिटी है. तो इन दोनों का एग्रीमेंट जो है वो फेयर होना चाहिए. मतलब अगर सुपीरियर कोई प्रॉमिस करता है सबॉर्डिनेट के साथ तो वो फुलफिल होना चाहिए. मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स. कोई भी कमिटमेंट किया एक दूसरे के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए. एंड अगर आप पेनल्टी भी लगा रहे हैं तो जुडिशियसली अप्लाई कीजिए. मतलब न्याय के साथ काम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है और किसी एक को नहीं दिया जा रहा है. तो फेयोल ने इंसिस्ट किया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, सुपीरियर लेवल पे भी और सबॉर्डिनेट लेवल पे भी. डिसिप्लिनरी रूल्स केवल सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि सुपीरियर्स के लिए भी होने चाहिए. क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, यही पॉइंट्स हैं ये. एंड जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टीज़ का. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ को अपना कमिटमेंट अच्छा देना है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. एम्प्लॉय का क्या कमिटमेंट हो सकता है कि वो इफेक्टिवली काम करे और एफिशिएंटली काम करे. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में टर्म्स पढ़े हैं. इफेक्टिवली मतलब टाइम से काम पूरा करे, एफिशिएंटली मतलब कम वेस्टेज में काम करे. ऑन द अदर हैंड, सुपीरियर्स मस्ट ऑल्सो मीट देयर कमिटमेंट्स. अब एम्प्लॉय से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो टाइम से काम करके दे, वेस्टेज भी ना करे. तो दूसरी तरफ सुपीरियर को भी अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए. यानी अगर उसने प्रॉमिस किया है इंक्रीमेंट का तो उसे करना चाहिए. प्रमोशन का प्रॉमिस है तो वो फुलफ़िल करना चाहिए. और वेज रिवीजन यानी सैलरी को इंक्रीज़ करने का कोई प्रॉमिस हुआ था तो वो भी पूरा होना चाहिए. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एक तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. बट अगर डिसिप्लिन ना हो तब क्या होता है? डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन एंड केओस. सबसे पहले डिसिप्लिन ख़राब होते हैं. डिसऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलेगी आपको, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. एंड केओस मतलब किसी की भी ओपिनियन नहीं मिलेगी, परेशान रहेंगे सब, एक दूसरे की कमियां ढूंढेंगे. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. डिसिप्लिन नहीं होगा तो रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे. एंड रूल्स रेगुलेशंस जब नहीं रहते तो काम में भी डिले होता है, देरी होती है. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. According to this principle, an employee should receive orders from one boss only.
एम्प्लॉय को एक टाइम में एक ही बॉस ऑर्डर करना चाहिए और उस एम्प्लॉय को अकाउंटेबल भी एक ही बॉस के लिए होना है. अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, because if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused. अगर वो एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर लेता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है एंड ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. और फिर वो समझ नहीं पाता कि मैं किसका ऑर्डर पहले फॉलो करूं. एग्जाम्पल से समझिए इसे. अगर एक एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, उसको प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि आप स्लो काम कीजिए बट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलिए. प्रोडक्शन इंचार्ज का ऑर्डर क्या है? दैट टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी. अब वहीं पे आके सेल्स इंचार्ज कहता है कि प्रोडक्शन को फास्ट कर लीजिए क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स पूरे करने हैं. अब ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय तो कंफ्यूज हो गया दैट हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम. तो इसलिए एक टाइम में एक ही बॉस होना चाहिए. इसमें बेटा एक कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना. इसमें ऐसा नहीं है कि एक टाइम में ऑर्डर एक होना चाहिए. ऑर्डर तो चाहे वो 10 ऑर्डर्स दे, 20 दे, 50 दे, बट पर्सन शुड बी सिंगल. एक बॉस होना चाहिए बस. सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसे पता है मुझे किसे क्या काम करके देना है. नो ईगो क्लैशेस. ईगो क्लैशेस क्या होती हैं? ये जो दो सुपीरियर्स थे, अगर एम्प्लॉय एक की बात को फॉलो करे दूसरे की ना करे तो इन दोनों में ईगो क्लैशेस आ जाती हैं. उसको लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं फॉलो. सुपीरियर्स में ईगो क्लैशेस आ जाती हैं तो वो नहीं आएंगी. एंड इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, मतलब काम टाइम से पूरा होगा. बट वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर एक से ज़्यादा बॉस हुए तब क्या होगा? कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा. सबऑर्डिनेट को चांस मिल जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ने का. ऐसे भी तो बहुत लोग होते हैं ना जो फर्स्ट इंचार्ज को कहेंगे कि मैं सेकंड वाले का काम कर रहा था और सेकंड वाले को कहेंगे मैं फर्स्ट वाले का कर रहा था और वो एक्चुअली किसी का भी नहीं कर रहा होगा. सो वो एक्सक्यूज़ भी दे सकता है, वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ भी सकता है. एंड ईगो क्लैशेस आ जाएंगे सुपीरियर्स के बीच. जिसका काम सबऑर्डिनेट नहीं करेगा वो प्रॉब्लम फील करेगा. एंड डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा. सो दिस वाज द फोर्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, दैट देयर मस्ट बी वन बॉस एट वन टाइम. सी बेटा, इसी प्रिंसिपल को ये फिगर से भी समझाया हुआ है. ये बिल्कुल राइट सिचुएशन है कि एक ही बॉस ऑर्डर कर रहा है सभी को. बट यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 3 बॉस हैं, अलग अलग ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता है कि कौन किसका काम करके किसे देगा. द नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान. अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिटी ऑफ कमांड में था वन बॉस, बट यहाँ कह रहे कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए. मीन्स efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal. यानी एम्प्लॉयज़ तो सभी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सभी को काम अपना अपना करना है, लेकिन सबकी दिशा यानी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए. एंड द डायरेक्शन इज़ कॉमन टारगेट. अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है देन इट लेड्स टू कोऑर्डिनेशन. ये केस स्टडी में भी आता है बेटा, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिससे कोऑर्डिनेशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि हर डिपार्टमेंट और ग्रुप सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है एंड दे मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लाइंस ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, लाइक एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन और कन्फेक्शनरी, तीनों चीज़ें बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन. अब हर प्रोडक्ट की अपनी अलग मार्केट है, हर प्रोडक्ट का अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है. तो ये 3 डिवीज़न हो गए अलग अलग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, और हर डिवीज़न को अपना टारगेट अलग प्लान करना पड़ेगा. हर डिवीज़न को अपने एफर्ट्स करने हैं, ठीक है. तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली. अब ये 3 डिफरेंट डिवीजन्स थे. कॉस्मेटिक्स में अलग हेड होगा, मेडिसिन में अलग होगा, कन्फेक्शनरी में अलग होगा. अपने अपने प्लान्स तीनों के डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉमन डायरेक्शन ये है कि ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो इनको कॉमन गोल्स अचीव करने होंगे. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एक तो गोल्स अचीव हो जाएंगे टाइम से, और हर एम्प्लॉय का एफर्ट यूनिटी में आ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में चलेगा. बट अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया
तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाएगा, कोई तालमेल नहीं बैठेगा चीज़ों में। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, जब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, एफर्ट्स वेस्ट होंगे। एंड डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो लेट अस गो थ्रू दीज टर्म्स फर्स्ट। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि मैनेजमेंट के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। एंड जनरल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेशन? सबऑर्डिनेट कौन होता है? जो आपके अंडर काम करता है। अब ये इस प्रिंसिपल में ये कहना चाह रहा है कि अगर ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्लैश कर जाएं, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और टारगेट है, इंडिविजुअल का कुछ और टारगेट है, तो सबऑर्डिनेट यानी नीचे हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रेफरेंस हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को दी जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इट मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये हमेशा सुपीरियर रहेगा इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल से। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं, यानी उनका कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ ना कुछ टारगेट होता है। तो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक चलता रहता है सब। बट इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएं, तो पहले मैनेजर कोशिश करता है इंडिविजुअल टारगेट को ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट के साथ रिकंसाइल करने की, यानी मैच करने की। एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर वो मैच ना हो पाए तो केवल इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। So managers must take all the decisions in organization by giving priority to organizational interest. मैनेजर कोई भी डिसीजन लेगा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होगी, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय हिज एग्जेम्पलरी बिहेवियर। वो खुद भी अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करेगा पर्सनल फेवर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल ख़रीदने से पहले मैनेजर प्राइसेस को कंपेयर करता है, अलग अलग सप्लायर से उसे क्वालिटी चेक करेगा, प्राइस चेक करेगा, एंड तभी ऑर्डर देगा जब उसको बेटर मिलेगा, बजाय किसी अपने रिलेटिव को ऑर्डर देने। यानी अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करेगा, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा अपने पर्सनल रिलेशंस में। ही विल हैव टू कंपेयर द प्राइसेस एंड क्वालिटीज़ ऑफ ऑल द सप्लायर्स। व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक तो गोल्स अचीव होंगे और कोऑर्डिनेशन रहेगा इंडिविजुअल टारगेट्स में और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स में। बट इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, देन नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एम्प्लॉयज़ को भी लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ही आएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स आई विल अपलोड इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much.